दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजस्थान के जैसलमेर में बसे एक रेगिस्तानी गांव भीमापुर के तांत्रिक की कहानी, जिसने अपनी अधूरी साधना के साथ एक ऐसा श्राप छोड़ा जिसका डर आज भी भीमापुर के गांव के लोगों के चेहरों पर दिखाई देता है। तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को सुनने के लिए। दोस्तों जैसलमेर का यह गांव जहां दिन में सुनहरी रेत दूर दूर तक चमकती है, लेकिन रात होते ही वही रेगिस्तान रहस्यों की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि गांव के बाहर रेत के टीलों के बीच बनी पुरानी हवेली के पास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से रात में धीमी घंटियों की आवाज आती है तो कभी किसी अनजान व्यक्ति के मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ के कुछ जवान लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बुजुर्ग आज भी उन जगहों से दूरी बनाए रखते हैं। उनका कहना है कि वर्षों पहले उस हवेली में एक ऐसा तांत्रिक रहता था जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो रहस्यमयी साधनाएं करता था, जिस वजह से आसपास के कई गांवों के लोग उससे डरते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसके बाद से उस हवेली का नाम भी अशुभ माना जाने लगा और इसी रहस्य से हमारी कहानी शुरू होती है। अब आते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों जैसलमेर शहर में रहने वाला अर्पित पैसे से पुरानी इमारतों का शोध करता था। उसे इतिहास और लोक कथाओं में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में जानकारी मिली। बताया गया है कि वह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी है, कोई भी शोधकर्ता वहां पर नहीं टिक पाता। अर्पित ने इसे केवल अफवाह समझा। उसने अपने दोस्त करण को साथ चलने के लिए तैयार किया। दोनों कैमरा और जरूरी सामान लेकर उस गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। शाम तक दोनों हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे। मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवा चलने पर उनके पुराने किवाड़ अपने आप हिलने लगे। आसपास अजीब सी खामोशी थी। तभी वहां से एक बुजुर्ग ऊंट चालक गुजरा। उस बुजुर्ग ने उन दोनों को चेतावनी दी कि बेटा सूरज ढलने से पहले यहाँ से चले जाना, लेकिन अर्पित ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। जिसके बाद बुजुर्ग ने केवल इतना ही कहा कि कुछ दरवाजों को बंद ही रहने दिया जाए तो अच्छा है, उन्हें खोलने की गलती नहीं करनी चाहिए। और फिर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। रात होने लगी तो दोनों ने हवेली के भीतर रुकने का फैसला किया। अंदर दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे। एक कमरे के बीचों बीच रेत का छोटा सा टीला दिखाई दिया। अर्पित ने उत्सुकता से उसे हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उससे एक पुराना तांबे का पात्र निकला। उस पर अजीब प्रतीक उभरे हुए थे। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। सभी खिड़कियां एक साथ जोर जोर से बंद हो गई। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़े रह गए। फिर हवा अचानक शांत हो गई। करण ने कहा कि शायद ये केवल संयोग था, लेकिन अर्पित की नजर अब भी उस तांबे के लोटे पर टिकी थी। उसे लगा जैसे वो हल्का सा गर्म हो रहा है। उसी समय हवेली के बाहर से किसी के धीरे धीरे मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। रेत पर केवल एक लंबी परछाई दूर जाती हुई नजर आई और अगले ही पल वो भी गायब हो गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में वर्षों पुराने एक तांत्रिक कलश को छेड़ दिया है और उसी क्षण तांत्रिक के बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण हवेली की टूटी हुई खिड़कियों के भीतर आई। अर्पित और करण पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें पूरी रात बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो, लेकिन हर बार देखने पर वहां पर केवल सन्नाटा मिलता। उन्होंने तय किया कि हवेली की अच्छी तरह से जांच करके वापस लौटेंगे। उन्होंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, फिर भी दोनों के मन में रात की घटनाएं घूम रही थी। उन्हें नहीं पता था कि असली रहस्य अब सामने आने वाला है। हवेली जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। अंदर के सबसे पुराने कमरे में उन्हें एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी। जब अर्पित ने उसे खोला तो उसमें पुराने कागज और एक तांबे की पट्टिका रखी थी। पट्टिका पर एक तांत्रिक का चित्र उकरा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गंभीर दिखाई दे रही थी। नीचे कुछ प्राचीन भाषा में शब्द लिखे थे, जिन्हें दोनों पढ़ नहीं पाए। उसी समय अचानक कमरे का तापमान ठंडा होने लगा। हवा अचानक बंद हो गई और कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। हवेली से बाहर निकलते समय उन्हें वही बुजुर्ग ऊंट चालक फिर मिला। उसने अर्पित के हाथ में तांबे की पट्टिका देखते ही कहा, इसे जहां से लाए हो वहीं वापस रख दो। अर्पित ने कारण पूछा तो बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उसने बताया कि बहुत पहले एक तांत्रिक ने इसी इलाके में अपनी साधना की थी। उसकी शक्ति से लोग डरने लगे थे। आखिरकार गांव वालों ने उसकी साधना की इस जगह को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया।
तब से इस हवेली में कोई नहीं गया। आज तुमने जाकर उस नियम को तोड़ दिया है। यह कहकर बुजुर्ग बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसकी बातों ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर शाम तक दोनों वापस शहर लौट आए। अर्पित ने तांबे की पट्टिका अपनी मेज पर रख दी। रात को वो कैमरे में उसकी तस्वीर देखने लगा। एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। पट्टिका के पीछे एक धुंधली आकृति जैसी छाया दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद ये कैमरे की रोशनी का असर होगा, लेकिन दूसरी तस्वीर में भी वही आकृति मौजूद थी। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत करण को फोन मिलाया। उधर से करण की भी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। करण ने कहा कि उसके घर में भी अजीब घटनाएं हो रही है। रात से बार बार किसी के धीमे कदमों जैसी आवाज सुनाई दे रही है। खिड़की के बाहर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। उसी पल अर्पित के कमरे की लाइट कुछ पल के लिए झपकी। मेज पर रखी तांबे की पट्टिका अपने आप हल्की सी खिसक गई। फिर कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर एक लंबी परछाई उभरकर कुछ देर के लिए ठहर गई। अर्पित ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक की परछाई अब उनका पीछा करना शुरू कर चुकी थी। अगली सुबह अर्पित और करण फिर से उसी गांव में पहुंचे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस तांबे की पट्टिका का रहस्य क्या है। उन्होंने सबसे पहले उस बुजुर्ग ऊंट चालक को ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद वो उन्हें एक छोटे से ढाबे के पास मिल गया। दोनों ने उसे पूरी सच्चाई बताने की विनती की। बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, जैसे कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। दोनों बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनकी मंजिल रेगिस्तान के और भी सुनसान हिस्से की ओर थी। करीब 1 घंटे चलने के बाद ऊंचे रेत के टीलों के बीच पहुंचे। वहां आधा रेत में दबा हुआ एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का शिखर टूटा हुआ था। दीवारों पर बीते समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग ने कहा कि लोग इसे निषिद्ध मंदिर कहते हैं। कई वर्षों से यहाँ कोई पूजा नहीं हुई। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इस जगह का नाम तक नहीं लेते। कहा जाता है कि यहीं से उस तांत्रिक ने अपनी रहस्यमयी साधना शुरू की थी। मंदिर के भीतर आज भी उनके चिन्ह मौजूद है। ये सुनकर दोनों की उत्सुकता और बढ़ गई। तीनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंचे। भीतर ठंडी हवा का एहसास हो रहा था, जबकि बाहर तेज गर्मी थी। दीवारों पर पुराने प्रतीक बने हुए थे। बीच में पत्थर का एक गोल चबूतरा था। ऐसे लग रहा था जैसे उस पर महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से धूल जमी हुई है। अर्पित ने कैमरा उस ओर घुमाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गई। जब वापस ऑन हुई तो चबूतरे के पास एक धुंधली आकृति जैसी छाया दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा वहां पर कोई नहीं था। मंदिर में फिर वही अजीब सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया कि वो तांत्रिक अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया था। लोगों ने उसकी साधना को समय रहते रोक दिया था। उसके बाद उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उसने जाते जाते एक श्राप छोड़ दिया था। उसका कहना था कि जो भी उसकी मुहर को तोड़ेगा वही उसके अधूरे काम को फिर से जगा देगा। अर्पित को तुरंत हवेली में मिला तांबे का पात्र याद आया। उसे समझ आने लगा कि शायद वही मुहर थी। करण का चेहरा भी चिंता से भर गया। दोनों अब इस रहस्य से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने लगे, अचानक रेगिस्तान में तेज हवा चलने लगी। रेत का बवंडर मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। कुछ पल के लिए सामने का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। हवा शांत हुई तो रेत पर कई अनजाने पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान मंदिर से निकलकर दूर टीलों की तरफ जा रहे थे। अजीब बात यह थी कि आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बुजुर्ग की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने केवल इतना ही कहा, अब वो जाग चुका है और वो तुम दोनों को पहचानने लगा है। अर्पित और करण ने उन निशानों की ओर देखा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनका सामना सबसे भयानक डर से होने वाला है। जैसलमेर की उस रात रेगिस्तान में अजीब सी शांति थी। आसमान में आधा चांद रेत के टीलों पर फीकी रोशनी बिखेर रहा था। अर्पित और करण ने तय किया कि वे हवेली में आखिरी बार जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे। दोनों के साथ वह बुजुर्ग भी चल पड़ा। उसने कहा कि अब पीछे हटने का समय निकल चुका है। हवेली के टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। रेत के कण गोल गोल घूमने लगे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे समय रुक गया हो। तीनों ने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। अब हवेली पहले से कहीं अधिक रहस्यमयी लग रही थी। अंदर पहुंचते ही सभी कमरों के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगे। पुरानी दीवारों पर बनी आकृतियां चांदनी में और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। अर्पित ने कैमरा चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर केवल धुंधलापन दिखाई दे रहा था।
उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर डाली। कुछ पल के लिए उन्हें सफ़ेद धुंध जैसी एक आकृति दिखाई दी, फिर वो अंधेरे में विलीन हो गई। करण की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन बुजुर्ग ने शांत रहने का इशारा किया। वे ऊपर पहुंचे तो एक कमरा पहले से खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच वही तांबे का पात्र रखा था। हालांकि अर्पित उसे अपने घर से कभी लाया ही नहीं था। ये देखकर तीनों हैरान रह गए। कमरे में हल्की सी मंत्रोच्चार जैसी आवाज़ गूंज रही थी। फिर हवा अचानक ठंडी महसूस होने लगी। तभी कमरे के एक कोने में धीरे धीरे धुंध का गुबार बनने लगा। उस धुंध में एक लंबी काली परछाई उभरी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद वह परछाई फिर से धुंध में बदल गई। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा कि ये उसी तांत्रिक की शेष बची हुई शक्ति है। उसने बताया कि वर्षों पहले उसकी साधना अधूरी रह गई थी। अब उसकी छोड़ी हुई रहस्यमयी ऊर्जा फिर सक्रिय हो रही है। यदि इसे यही नहीं रोका गया तो ये स्थान हमेशा के लिए अभिशप्त हो जाएगा और हम तीनों सहित पूरे गांव को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अर्पित ने तांबे की पट्टिका और पात्र को ध्यान से देखा। दोनों पर बने प्रतीक एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उसे लगा जैसे वे किसी पुराने रहस्य की ओर संकेत कर रहे हो। करण ने सुझाव दिया कि इन्हें उसी स्थान पर वापस रख देना चाहिए जहां से ये मिले थे। इस बात पर बुजुर्ग ने भी सहमति में सिर हिलाया। तीनों तुरंत नीचे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, रेगिस्तान में एक तेज हवा का झोंका उठा। रेत के बीचों बीच दूर एक धुंधली आकृति कुछ देर के लिए दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ हवेली की तरफ उठाया। अगले ही पल वो आकृति रेत के बाउंड्री में गायब हो गई। हवेली के भीतर फिर वही रहस्यमयी मंत्रों जैसी आवाज सुनाई देने लगी। अर्पित ने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपरी खिड़की में किसी की परछाई खड़ी नजर आई, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। तीनों समझ चुके थे कि अंतिम रहस्य अभी बाकी है। अब उन्हें उस अधूरी साधना का अंत करना ही होगा, क्योंकि अगली रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता था। रात को वो लोग उसी ढाबे पर जाकर सो गए। सुबह होने से पहले अर्पित, करण और बुजुर्ग फिर उसी पुराने मंदिर में पहुंचे। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी। रेगिस्तान की हवा पहले से कहीं अधिक ठंडी महसूस हो रही थी। तीनों के हाथों में तांबे की पट्टिका और वो पुराना पात्र था। बुजुर्ग ने कहा कि इन्हें उसी स्थान पर रखना होगा जहां से ये वर्षों पहले सुरक्षित किए गए थे। मंदिर के भीतर गहरा सन्नाटा पसर गया था। बीच में बनी उसी पुराने चबूतरे तक पहुंचकर उन्होंने दोनों वस्तुएं सावधानी से रख दी। फिर अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा घूमने लगी। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह हल्की रोशनी में चमकने लगे। चारों ओर रेत के महीन कण हवा में तैरने लगे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, डरना मत, बस यहीं रहना। अर्पित और कर्ण शांत खड़े रहे। कुछ ही देर बाद मंदिर फिर से शांत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बंद कोई रहस्य फिर अपनी जगह लौट गया हो। माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। तीनों मंदिर से बाहर निकले तो रेगिस्तान पहले जैसा शांत दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरण रेत के टीलों पर पड़ रही थी। हवा भी अब पहले जितनी ठंडी नहीं थी। दूर तक फैला सन्नाटा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। अर्पित ने राहत की सांस ली। करण ने मुस्कुराकर कहा कि शायद अब सब कुछ समाप्त हो गया है। बुजुर्ग ने मंदिर की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। तीनों वहां से वापस लौट आए, क्योंकि अब पुराना श्राप समाप्त हो चुका था। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी जैसलमेर के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इतिहास का सम्मान करना चाहिए। रेगिस्तान अब भी शांत दिखाई देता है, लेकिन रात की हवा में कभी कभी पुराने समय की यादें महसूस होती है। यही कारण है कि उस जगह की कहानी आज भी सुनाई जाती है और शायद आगे भी सुनाई जाती रहेगी, क्योंकि हर रहस्य का जवाब मिल जाए ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी भीमापुर गांव के तांत्रिक की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी ही नई हॉरर कहानियाँ, रहस्यमयी घटनाएं और सस्पेंस से भरे किस्से सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।